हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज के लेक्चर में देखते हैं कि हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, तो देखिए आज के लेक्चर में हमें पढ़ना है गॉस थ्योरम, गॉस लॉ और इस पे बेस्ड हम कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन देखेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम प्रीवियस लेक्चर की बात करें तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि फ्लक्स क्या होता है। इसमें हमने देखा था कि गॉसियन सरफेस किसे बोला जाता है, फिर हमने देखा था कि एरिया वेक्टर किसे देखा जाता है, फिर उस पे बेस्ड हमने कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन भी देखे थे और कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए थे। ठीक है, ये तो कल के लेक्चर की बात थी। आज के लेक्चर में हम गॉस लॉ पढ़ने वाले हैं, लेकिन कल का यानी कि प्रीवियस लेक्चर का हमारा एक छोटा सा पोर्शन छूटा हुआ है, हम पहले उसे कवर करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो जो हमारा प्रीवियस पोर्शन है वो एक न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो सबसे पहले एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं, फिर आगे हम थ्योरेटिकल पोर्शन की तरफ मूव करते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या दे रखा है कि जैसे ये एक सेमी स्फेयर है, ठीक है, ये दे रखा है, और एक ये है, ये भी दे रखा है। ध्यान से समझिएगा, अगर अच्छे क्वेश्चन, बेहतर क्वेश्चन आपको करने हैं तो आपको ये आने चाहिए। अब बोल रहे हैं कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ फ्लो हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ जा रही है, ये है। अब देखिए हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि कर्व सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स यानी फाई सी बताइए क्या होगा। फिर इसमें भी पूछा है कि इस कर्व सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स बताइए कितना होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे से पूछा गया है। अब देखिए इसमें बहुत प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, एकदम सिंपल क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन, इसे कर लेंगे, बस अच्छे से कॉन्सेप्ट आप समझिएगा। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें इसमें एरिया वेक्टर की, इस सरफेस के एरिया वेक्टर की, तो इस सरफेस का एरिया वेक्टर बाहर की तरफ होगा और इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, मतलब एरिया वेक्टर ये रहा। अगर इस सरफेस के एरिया वेक्टर की बात करें तो इसका भी एरिया वेक्टर यही रहा। ठीक है, ये एरिया वेक्टर है। अब अगर यहाँ की बात करें तो हम सबसे पहले फाई नेट देखेंगे, तो फाई नेट इज इक्वल्स टू, अब देखिए कितने से फ्लक्स पास हो सकता है। ये एक प्लेन सरफेस है तो हम बोल देंगे इसको फाई पी। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि केवल दो ही टाइप के सरफेस है, एक कर्व सरफेस है, दूसरा प्लेन है, तो हम बोलेंगे फाई नेट इज इक्वल्स टू फाई सी प्लस फाई पी। ठीक है, लेकिन एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि देखिए जितना फ्लक्स यहाँ से इधर जा रहा है उतना ही फ्लक्स बाहर आ जा रहा है, मतलब अंदर जितना फ्लक्स जा रहा है उतना ही फ्लक्स बाहर चला जा रहा है। तो जब ऐसा केस होता है तो फाई नेट की वैल्यू होती है 0 के बराबर, फाई नेट की वैल्यू 0 के बराबर होती है। ठीक है, अगर हम फाई सी की बात कर रहे हैं तो फाई सी इज इक्वल टू माइनस फाई पी, ये आ जाएगा। ठीक है, मतलब अगर इसको इधर भेज दें तो ये आ जाएगा। अब हम सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं फाई पी। ठीक है, तो फाई पी इज इक्वल्स टू होगा यहाँ पे ई ए कॉस थीटा, पीछे हमने देखा था ई ए कॉस थीटा। अब देखिए थीटा की अगर बात किया जाए तो थीटा क्या होगा ये देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच का एंगल है 180 डिग्री। तो यहाँ से हम बोलेंगे थीटा आएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो फाई पी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी ई ए कॉस 180 डिग्री, ये आ जाएगी। तो जो फाई पी की वैल्यू आएगी, अब कॉस 180 की वैल्यू आप सबको पता है कि -1 के बराबर होती है, इज इक्वल्स टू माइनस ई ए, ये आ जाएगी फाई पी की वैल्यू। ठीक है, मतलब जो प्लेन से पास होने वाला फ्लक्स है माइनस ई ए के बराबर है। अब इसी को उठा के हम यहाँ पुट करते हैं, जब पुट करेंगे तो फाई सी की वैल्यू आ जाएगी माइनस ई ए, फाई पी के प्लेस पे पुट कर देंगे ई ए, तो फाई सी इज इक्वल्स टू आ जाएगा ई ए के बराबर। अच्छा, फाई सी की वैल्यू पॉजिटिव आने का क्या मतलब है कि इस सरफेस से फ्लक्स बाहर निकल रहा है, मतलब आउटगोइंग फ्लक्स है। ठीक है, तो ये उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट आपको होनी नहीं चाहिए। प्रीवियस क्लास में अगर आपने देखा होगा तो प्रीवियस लेक्चर में हमने बहुत अच्छे तरीके से इन चीज़ों को सीखा था। ठीक है, अब आगे बात करते हैं इसकी। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, फिर से वही कि ये प्लेन सरफेस है, मतलब फाई पी यहाँ से मिलेगा, फिर से वही काम कि फाई
फाई नेट इज इक्वल्स टू फाई पी प्लस फाई सी इज इक्वल्स टू अगेन 0। ठीक है, अब देखिए फाई सी इज इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस फाई पी। ठीक, ये आएगा। अब फाई पी अगेन कैलकुलेट करते हैं, तो फाई पी इज इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा, ये होगा। अब देखिए थीटा की बात की जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 90 डिग्री। अब इसे उठा के यहाँ पुट कर दीजिए, तो फाई पी इज इक्वल्स टू आ जाएगा ई ए कॉस 90, और कॉस 90 की आप सबको वैल्यू पता है 0 के बराबर होगा, तो 0 का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो फाई पी की वैल्यू क्या आ गई 0। अब उठा के यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो फाई सी इज इक्वल्स टू ऑल्सो 0, क्योंकि फाई पी के प्लेस पे जब 0 पुट करेंगे तो फाई सी की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0 के बराबर। ठीक है, मतलब ये है कि इस कर्व सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स 0 है, का मतलब कि कोई फ्लक्स पास नहीं होगा। रीज़न कि जितना इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, इलेक्ट्रिक लाइंस जितनी इधर से जा रही है उतने ही इधर से क्रॉस हो जा रही है, मतलब जितना इन उतना ही आउट, इसीलिए क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि फ्लक्स निकालने के तरीके देखते हैं। हम फॉर्मूला देखेंगे कि किस किस तरीके से फ्लक्स कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, तो आप लिखिए अदर फॉर्मूले टू डिटरमाइन द फ्लक्स, अदर फॉर्मूले टू डिटरमाइन द फ्लक्स। ठीक है, अदर फॉर्मूले क्या, वही फॉर्मूले हैं, बस इन फॉर्मूलों को समझिए। जैसे अगर पहले फॉर्मूले की बात करें तो सबको पता है कि फाई इज इक्वल्स टू होता है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं ई ए कॉस थीटा, बात समझ में आई। दूसरे की बात करें तो हम लिख सकते हैं फाई इज इक्वल्स टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा। तो इसे हम दूसरा बोल देते हैं। तो देखिए यहाँ से हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट और सेकंड से कि जो फाई की वैल्यू है वो ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर हम लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं ई ए कॉस थीटा, या फिर हम लिख सकते हैं क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब देखिए थर्ड की अगर बात करें, मान लीजिए कि स्मॉल एरिया है, फॉर स्मॉल एरिया, अगर एरिया बहुत छोटा दे रखा है, एरिया बहुत छोटा का मतलब डी ए एरिया है। ठीक है, एरिया कितना है डी ए, और हमसे पूछ रहा है कि फ्लक्स बताइए, फ्लक्स कितना पास होगा। तो देखिए जितना छोटा एरिया होगा उतना ही छोटा फ्लक्स भी मिलेगा, मतलब एरिया कम तो फ्लक्स भी कम, फ्लक्स कम का मतलब नंबर ऑफ लाइंस कम मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि डी फाई इज इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट डॉट डी ए वेक्टर, ये लिख देंगे। ठीक है, मतलब अगर छोटा सा एरिया है तो छोटा सा फ्लक्स मिलेगा, तो डी फाई इज इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, या फिर इसे आप लिख सकते हैं ई डी ए कॉस थीटा, आप ये भी लिख सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है। इसी तरीके से मान लीजिए कि आपको लार्ज एरिया दे दिया है, लार्ज एरिया है तो कैसे आप कैलकुलेट करेंगे फ्लक्स। अब ये देखिए, लार्ज एरिया का मतलब हम ये समझें कि कंप्लीट एरिया है और वो एरिया ए है। ठीक है, तो फिर फ्लक्स कैसे निकलेगा, तो हम लिखेंगे फाई इज इक्वल्स टू, देखिए यहाँ से डी फाई ही, मतलब ये जो फॉर्मूला था इसी फॉर्मूले को यहाँ लिखिए, तो डी फाई इज इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ये आ जाएगा। ठीक है, बस अगर लार्ज एरिया है तो यहाँ पे हम इसको इंटीग्रेट करके कंप्लीट एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों के बीच का एंगल देखा जाए तो हम लिख सकते हैं, जैसे इसको स्केलर फॉर्म में ई डी ए कॉस थीटा, हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से जब इसको इंटीग्रेट करेंगे छोटे छोटे फाई को, तो ये फाई नेट निकल के आ जाएगा। ठीक है, मतलब जब इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से कुल फ्लक्स यानी नेट फ्लक्स इज इक्वल्स टू आ जाएगा, ई कांस्टेंट होगा, कॉस थीटा भी कांस्टेंट होगा, तो हम लिखेंगे ई कॉस थीटा और इंटीग्रेट कर देंगे अपन डी ए को, फिर यहीं से निकल के आ जाएगा टोटल फ्लक्स या नेट फ्लक्स। ठीक है,
अब देखिए ये तो ओपन के लिए था, अगर कहीं यहीं पे क्लोज होता, क्लोज सरफेस होता तो बस यहाँ पे एक ये साइन लगा, सिंबल लगा देते, ठीक है। ये क्लोज सरफेस को डिनोट करेगा। कभी भी अगर आपको फ्लक्स मिल जाए और इस तरीके का लिखा हुआ मिल जाए तो आप हमेशा समझ जाएंगे कि ये क्लोज सरफेस की बात कर रहा है, ठीक है। कोई कन्फ्यूज़न नहीं, कॉपी करिए फट से। और अब हमारी आज की हेडिंग शुरू होती है, गॉस थ्योरम या गॉस लॉ, हम आज ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हेडिंग आपकी रहेगी गॉस थ्योरम और गॉस लॉ। गॉस थ्योरम या इसी को हम बोल देंगे गॉस लॉ, ठीक है। ये अब गॉस लॉ में देखिए हमें क्या चीज़ समझना होता है। तो गॉस लॉ में एक्चुअल में होता क्या है कि हम फ्लक्स के बारे में ही बात करते हैं, टोटल फ्लक्स के बारे में बात करते हैं और टोटल चार्ज के बारे में बात करते हैं। मतलब टोटल चार्ज यानी कि एनक्लोज्ड चार्ज और फ्लक्स के बीच में एक रिलेशन को दर्शाता है गॉस लॉ या गॉस थ्योरम, ठीक है। और हमें इसी को अलग अलग तरीके से पढ़ना है, गॉस थ्योरम को या गॉस लॉ को। तो आप एक एरो लगाइए नीचे और लिखिए, जैसे आप इसके नीचे एक एरो लगाइए और लिखिए रिलेशन बिटवीन टोटल फ्लक्स। हम किसकी बात कर रहे हैं? गॉस थ्योरम में किसके किसके बीच में रिलेशन हमें पढ़ना होता है, हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो लिखिए रिलेशन बिटवीन टोटल फ्लक्स एंड एनक्लोज्ड चार्ज, टोटल फ्लक्स एंड एनक्लोज्ड चार्ज, मतलब गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज है उस चार्ज के बीच और टोटल फ्लक्स के बीच क्या रिलेशन होता है, यही चीज़ होता है और यही चीज़ बताता है गॉस थ्योरम, ठीक है। नीचे अब एक और एरो लगाइए और हम लिख लेते हैं कि गॉस थ्योरम आखिर है क्या या गॉस लॉ है क्या, ठीक है। तो लिखिए द टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज, द टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज 1 upon epsilon naught times 1 upon epsilon naught time the net charge enclosed by the net charge enclosed by the closed surface, enclosed by the closed surface, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि क्या चीज़ बोल रहा है। ये बोल रहा है कि जो फ्लक्स होता है यानी कि फाई नेट जो होता है वो एनक्लोज्ड चार्ज का 1 अपॉन एप्साइलन नॉट होता है, ठीक है। मतलब उस चार्ज का 1 अपॉन एप्साइलन टाइम होता है और यही होता है नेट फ्लक्स या फाई नेट भी से बोलेंगे, ठीक है। तो इसे हम ये लिख सकते हैं कि जो फाई नेट होता है वो होता है Q अपॉन एप्साइलन नॉट, ठीक है, ये होता है। तो इसे आप लोग कॉपी करिए और ये चीज़ समझ जाइए कि गॉस लॉ के थ्रू फाई नेट इज इक्वल्स टू होता है Q अपॉन एप्साइलन नॉट, ठीक है, ये होता है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो फाई नेट है वो होता है Q इन अपॉन एप्साइलन नॉट के बराबर, ठीक है। या फिर इसी को हम लिख सकते हैं कि फाई नेट इज इक्वल्स टू Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्साइलन नॉट, यही होता है फाई नेट, ठीक है। मतलब नेट फ्लक्स इस तरीके से हम कैलकुलेट कर पाते हैं। आप लोग फट से इस चीज़ को कॉपी करिए और फिर अपन और चीज़ें समझ जाते हैं। तो देखिए Q इन को एक तरीके से और लिख सकते हैं कि Q इन जो होता है उसको हम लिख सकते हैं समेसन Q, ठीक है, क्योंकि वो गॉसियन सरफेस के अंदर जितने चार्ज होते हैं सभी चार्जेज का ये सम होता है, ठीक है। तो कॉपी करिए और नीचे लिखिए, नीचे एक एरो लगाइए या नोट लिखिए दिस फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप और साइज ऑफ क्लोज सरफेस। दिस फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप और साइज ऑफ क्लोज सरफेस, ठीक है। मतलब जो फ्लक्स होता है वो सरफेस के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं जाती है कि उस सरफेस का शेप कैसा है, उसकी साइज कैसी है, इसके ऊपर भी कभी भी फ्लक्स की डिपेंडेंसी नहीं जाती है, ठीक है।
नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, हाउ टू यूज गॉस लॉ। नेक्स्ट हेडिंग है हाउ टू यूज गॉस लॉ। गॉस लॉ का यूज किस तरीके से करते हैं, हमें ये चीज देखना है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखिए while determining the flux only those charges are included which inside the closed surface, ठीक है। अब थोड़ा इस चीज़ को भी समझ लीजिए कि क्या बोल रहा है कि फ्लक्स कैलकुलेट करते समय केवल हम उन्हीं चार्जों को लेते हैं जो क्लोज सरफेस के अंदर होता है। जैसे समझिएगा यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि ये कोई गॉसियन सरफेस है, ठीक है, ये कोई गॉसियन सरफेस है, इसके अंदर एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है -Q2, ठीक है, और एक बाहर चार्ज है जिसे हम Q3 बोल देते हैं। और हमसे पूछ रहा है कि बताइए इन चार्जेस के कारण हमें कितना फ्लक्स मिलेगा। तो हम यहाँ पे बोलेंगे फाई नेट इज इक्वल्स टू Q in अपॉन एप्साइलन नॉट, ठीक है। लेकिन बात आ रही है Q in की, तो Q in इज इक्वल्स टू होगा ये प्लस ये, मतलब सभी चार्जेस का सम, यानी कि हम लेंगे Q1 प्लस यहाँ पे -Q2, यानी ये आ जाएगा Q1 -Q2 के बराबर। तो जो Q in की वैल्यू है वो आ रही है Q1 -Q2 के बराबर। मेरी बात समझ में आई। अब हमें फाई नेट बताना है, तो फाई नेट इज इक्वल्स टू आ जाएगा Q1 -Q2 अपॉन एप्साइलन नॉट, और यही हमें मिलेगा टोटल फ्लक्स। मतलब इसके कारण मिलने वाला फ्लक्स कितना होगा, Q1 -Q2 अपॉन एप्साइलन नॉट के बराबर, ठीक है। ध्यान से चीज़ों को समझिए कि इसके कारण हमें कोई फ्लक्स नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है, क्योंकि ये चार्ज इस गॉसियन सरफेस से बाहर है, इसीलिए, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, अगर इसका मतलब समझ लें तो जैसे देखिए इससे निकली लाइंस, इस तरीके से लाइंस निकली। अब देखिए होता क्या है यहाँ पे कि ये जितनी लाइंस इस सरफेस से एंटर की उतनी ही लाइन इस सरफेस से एग्जिट कर गई। तो आने वाली और जाने वाली जो लाइंस हैं वो बराबर हो जाती हैं, इसीलिए इसका कोई मतलब नहीं निकलता है, ठीक है, कि ये कितना फ्लक्स दे रही हैं, क्योंकि सभी दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए, ठीक है। तो इसके कारण हमें कोई फ्लक्स नहीं मिलता है। चलिए नेक्स्ट चर्चा करते हैं। सेकेंड पॉइंट लिखिए इसमें, इफ चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर, इफ चार्ज इज placed at the center of any closed surface, if charge is placed at the center of any closed surface, comma, flux from equal part will be equal, comma, flux from equal part will be equal, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, इसको भी देख लेते हैं। जैसे देखिए ये है, ठीक, गॉसियन सरफेस था, चार्ज को हम सेंटर पे रख देते हैं, और हम क्या जानना चाहते हैं कि अब मान लीजिए इसमें से इक्वल पार्ट हमने कट कर दिया है, मतलब एक ये पार्ट है, इस आर्क की लेंथ x है, एक ये पार्ट है, इस टोटल पार्ट की टोटल इसकी भी लेंथ x है, इसकी बात करें तो इसकी भी लेंथ x है, ठीक है। हम क्या बोलेंगे यहाँ पे कि मान लेते हैं कि एक पार्ट से पास होने वाला फ्लक्स φ1 है, इस पार्ट से पास होने वाला फ्लक्स φ2 है, इस पार्ट से पास होने वाला फ्लक्स φ3 है, लेकिन सबकी लेंथ बराबर है, इसीलिए φ1, φ3 और φ2 की वैल्यू क्या होगी, सेम। तो हम बोलेंगे φ1, φ2 और φ3 आपस में सेम होंगे, और हम मान लेते हैं कि ये φ के बराबर है। मेरी बात समझ में आ रही है, ये हम मान लेते हैं। तो देखिए एक फेस मतलब एक पार्ट से पास होने वाला फ्लक्स हमें बताना है, तो अगर हम फाई नेट की बात करें तो फाई नेट इज इक्वल्स टू होगा Q in, और Q in का मतलब Q अपॉन एप्साइलन नॉट,
ये हो गया, ठीक है। अब देखिए फाई नेट का मतलब ये प्लस ये, यानी कि फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब देखिए तीनों को जब जोड़ा जाएगा तो फाई प्लस फाई, ये तीनों 3 फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया। तो जो फाई की वैल्यू है वो क्यू अपॉन 3 टाइम एप्सिलॉन नॉट आ जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से क्या मिल जाएगा कि एक पार्ट से पास होने वाला फ्लक्स क्यू अपॉन 3 टाइम एप्सिलॉन नॉट है, ठीक। देखिए इसे अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा, यही कॉन्सेप्ट हम आगे भी यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी, ये गारंटी है अपनी, ठीक है। बस आप रेगुलरली पढ़ते रहिए, कोई भी बीच में डिस्टरबेंस मत लाइए, बस लगे रहिए आप, ठीक है। हम आपके साथ हैं। चलिए अब लिखिए आगे 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। अब कुछ 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अपन देखेंगे, फिर उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। अब ये सब गॉस थ्योरम पढ़ते वक्त इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए पहले हम लिख दे रहे हैं 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन्हीं को हमें देखने हैं। तो देखिए जैसे अगर हम बात करें इसमें दोनों पॉइंट्स की, तो पहली बात देखिए क्या है कि गॉस थ्योरम में जब भी यूज़ करना हो तो 2 चीज़ें हमें याद रखनी पड़ेंगी। एक ये चीज़ याद रखनी है कि सरफेस क्लोज होना चाहिए, यानी कि सरफेस कैसा होना चाहिए, क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि जो चार्ज होगा वो इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस, ये होना चाहिए। जो चार्ज है वो क्लोज्ड सरफेस के अंदर होना चाहिए, और जो सरफेस है वो सरफेस कैसा होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। तो ये 2 बातें तो आपको इसमें ध्यान रखनी पड़ेंगी, ठीक है। चलिए अब कुछ चीज़ों पे और चर्चा अपन कर लेते हैं। देखिए गॉस थ्योरम से ऐसा नहीं कि केवल हमें फ्लक्स ही निकालना होता है, नहीं, हम इसकी हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैलकुलेट करते हैं। और चलिए उसको भी अपन देख लेते हैं कि किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम ऐसा बोल देते हैं कि चार्ज इज एट सेंटर। चार्ज कहाँ पे है, सेंटर पे है, ठीक है। अब देखिए इससे क्या क्या कैलकुलेट करना है, तो इससे हमें 2 चीज़ें कैलकुलेट करनी है। एक चीज़ तो कैलकुलेट करेंगे हम कि फाई नेट कितना होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अब देखिए चार्ज जो है वो सेंटर पे है, ये रहा गॉसियन सरफेस, ठीक है। इसको हम GS लिख ले रहे हैं, गॉसियन सरफेस ये रहा। चार्ज सेंटर पे Q है। हम जो गॉसियन सरफेस बनाए हैं इसका एरिया हम मान लेते हैं A के बराबर है, ठीक है। ध्यान से आप मेरी बातों को यहाँ पे समझिएगा। यहाँ से अगर हम फाई नेट निकालना चाहें तो फाई नेट इज इक्वल टू होता है Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो Q इन के प्लेस पे Q अपॉन आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसे हम मान लेते हैं फर्स्ट, और ये हमें मिल गया। हमें निकालना था फाई नेट हम निकाल चुके हैं। एक और इक्वेशन हम जानते हैं कि जो फाई नेट होता है वो होता है E a कॉस थीटा के बराबर, ठीक है। अब कॉस थीटा की जहाँ तक बात है तो देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज है तो इसके कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इधर की तरफ होगी, बिल्कुल होगी। अगर इस पोर्शन का एरिया वेक्टर देखें तो इसका एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ ही होगा। हम बता रहे हैं आपको ये बाहर की तरफ होगा और आप मान लेंगे कि होगा, ठीक है। अब देखिए थीटा की वैल्यू दोनों सेम डायरेक्शन में है तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से रखेंगे फाई नेट इज इक्वल्स टू EA कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू आप सबको पता है 1 के बराबर होती है, ठीक है। तो इससे हम बोलेंगे कि फाई नेट इज इक्वल्स टू आ गया EA के बराबर। तो देखिए अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो हम बोलेंगे बाय फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड से देखिए हम क्या यहाँ पे देखेंगे ये चीज़। तो देखिए
इन दोनों को आपस में इक्वेट कर दीजिए, तो हम लिखेंगे ई ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्साइलन नॉट। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें चाहिए तो क्यू अपॉन एप्साइलन नॉट ए के बराबर आ जाएगा। ठीक है, E इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्साइलन नॉट के बराबर आ गया। अब एक चीज़ यहाँ पे मज़ेदार चीज़ देखिएगा, जैसे हम सबको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर के बराबर, या हम बोलते हैं 1/4 एप्साइलन नॉट इंटू आर के बराबर। ठीक है, यानी कि Q अपॉन 4 एप्साइलन नॉट आर, यही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। तो ये तो हमें पता है, अब यहाँ से हम इसको भी प्रूव करते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर इसकी एरिया की बात करें, हम सपोज कर लें इसका रेडियस r है, तो जो इसका एरिया होगा, ये एक स्फेयर है और जो स्फेयर का एरिया होता है वो होता है 4 r स्क्वायर के बराबर। ठीक है, स्फेयर का एरिया होता है 4 r स्क्वायर के बराबर। अब यहाँ पे आप ये वैल्यू पुट कर दीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा Q अपॉन एप्साइलन नॉट इंटू एरिया के प्लेस पे हम पुट करेंगे 4 r स्क्वायर। ठीक है, तो E इज इक्वल्स टू आ जाएगा, अब देखिए Q अपॉन 4 एप्साइलन नॉट साथ में इंटू r स्क्वायर। ठीक है, क्या इसे हम लिख सकते हैं 1/4 एप्साइलन नॉट और यहाँ पे Q अपॉन r स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। 1/4 एप्साइलन नॉट के बदले हम क्या लिख सकते हैं, के लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे KQ बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए हमने पीछे देखा था और इलेक्ट्रिक फील्ड जो कैलकुलेट किया था वो कूलम लॉ के बेस पे किया था, लेकिन हम इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला था उसे हम गॉस लॉ से भी प्रूफ कर सकते हैं। ये अभी प्रूफ भी हो गया। ठीक है, हो गया कि नहीं हो गया, प्रूफ हो गया। तो आप सभी लोग इसको भी कॉपी करिए। इसके आगे का एक मज़ेदार पोर्शन अपन देखते हैं। ठीक है, अगर इसे आप सभी लोगों ने कॉपी कर लिया हो तो हम आगे का पार्ट देखना शुरू करें। चलिए अब थोड़ा सा इसमें आगे भी अपन देख लें। देखिए ये क्वेश्चन है, जैसे एक सिलेंडर दे दिया था, ये एक सिलेंडर है, ये चीज़ बोल रहा है कि इससे पास होने वाला फ्लक्स फाई है, इससे भी पास होने वाला फ्लक्स फाई है, इससे पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा ये हमें बताना है। इसके सेंटर पे जो दे दिया है वो चार्ज दिया है Q। ठीक है, नेक्स्ट एक और है, वो कुछ इस तरीके से है, चार्ज यहाँ पे दे रखा है Q। ठीक है, और हमसे पूछ रहा है कि इससे पास होने वाला फ्लक्स बताओ कितना होगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमें बतानी है, उसको करने से पहले हम इसको करेंगे और समझेंगे भी। ठीक है, तो अगर आप अपने तरफ से कर सकते हैं तो ट्राई करिए। बड़ी प्यास लग जा रही है ना, सॉरी। चलिए देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पे फाई नेट की, तो देखिए फाई नेट बराबर क्या होगा। अगर हम बात करें कि ये चार्ज था सेंटर पे, तो फ्लक्स इधर से फाई1 पास, सॉरी इधर से फ्लक्स फाई पास हो रहा है, इधर से भी फ्लक्स फाई पास हो रहा है, यहाँ से फ्लक्स यानी कि जो कर्व सरफेस इस तरीके से है उससे भी पास हो रहा है x, और सभी के सभी होते हैं Q इन अपॉन एप्साइलन नॉट के बराबर। तो Q इन का मतलब Q अपॉन एप्साइलन नॉट, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे फाई प्लस फाई यानी कि 2 प्लस x इज इक्वल टू Q अपॉन एप्साइलन नॉट। तो हमसे पूछा था x की वैल्यू क्या होगी, मतलब जो कर्व सरफेस है, कर्व सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा उसकी चर्चा करनी थी। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा Q अपॉन एप्साइलन नॉट माइनस 2 फाई, ये होगा
कर्व सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स। देखिए आपको इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए और ना ही होगी, ठीक है। चलिए अब इसकी चर्चा करते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक नोट लिखना पड़ेगा, तभी जाके इस क्वेश्चन को आप कर पाएंगे, अदरवाइज आप अभी तो नहीं कर पाएंगे। तो इसको करने से पहले एक नोट लिखिए इफ द चार्ज इज प्लेस्ड in contact with any surface, if the charge is placed in the contact of any surface or plate, then flux will be zero। ठीक है, समझिएगा इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि जैसे अगर हम इसी की चर्चा करें, तो अगर हम बोल दे रहे हैं कि चार्ज जो है वो इसी के ऊपर प्रेजेंट है, मतलब इसी के ऊपर है, तो फिर इस फेस से कोई फ्लक्स पास नहीं होगा, इस सरफेस से कोई फ्लक्स पास नहीं होगा। यही चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। तो देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें कि जैसे ये प्लेन सरफेस था और प्लेन सरफेस के ऊपर चार्ज प्रेजेंट है, मतलब इस सरफेस यानी 5p से कोई भी फ्लक्स पास नहीं होगा, यानी जो भी फ्लक्स होगा वो 0 के बराबर होगा, ठीक है। हमने मान लिया कि कर्व सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स x है। तो देखिए कभी भी इसको इस तरीके से छोड़ा नहीं जाता है, इस तरीके से आप फ्लक्स कैलकुलेट कर ही नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये बाहर है और हमें बनाना पड़ेगा गॉसियन सरफेस, ठीक है, इमेजिनरी सरफेस बनाना पड़ेगा, तभी जाके हो पाएगा। तो देखिए ये सेमी स्फेयर था, अगर हम इसको इस तरीके से आधा और बना दें अपनी तरफ से, किधर पे जा रहा है, हम बना दें अपनी तरफ से आधा है और, तो क्या ये पूरा का पूरा स्फेयर हो गया, और जो ये चार्ज है ये चार्ज भी पूरी तरह ढक गया, ठीक है। तो जब इस कर्व सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स इतना x है हमने माना है, तो इससे भी कितना पास होगा, x ही होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फाई नेट इज इक्वल्स टू फाई नेट, और फाई नेट का मतलब x प्लस एक्स, तो x प्लस एक्स इज इक्वल्स टू, अब देखिए q इन, मतलब इस गॉसियन सरफेस या इस स्फेयर के अंदर चार्ज कितना है, q अपॉन हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, यानी कि 2x इज इक्वल्स टू आ जाएगा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी x इज इक्वल्स टू आ जाएगा q अपॉन 2 टाइम एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। मतलब हम ये बोलेंगे कि किसी एक सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स है q अपॉन 2 टाइम एप्सिलॉन नॉट के बराबर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत क्या है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर किसी सरफेस के कांटेक्ट में है चार्ज, तो उस सरफेस से कोई फ्लक्स पास नहीं होगा, ठीक है। तो हम इसे भी इरेज करते हैं और फिर आगे मूव करते हैं। तो इसे फट से कॉपी कर लीजिए। चलिए इसके बाद आता है एक इम्पोर्टेंट पोर्शन, अपन उसके ऊपर चर्चा करते हैं, ठीक है। और ये अब नेक्स्ट में आप एक पॉइंट लिखिए जिस पे हमें क्वेश्चन करना है। इसको आप थ्योरी भी समझ सकते हैं, न्यूमेरिकल भी समझ सकते हैं, क्योंकि इस चीज़ को हमें समझना है। अगर ये चीज़ हम समझ गए तो इस तरीके के क्वेश्चन एनसीईआरटी में हमसे आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो लिखिए इफ़ अ चार्ज, हैशटैग बना के लिखिए, इफ़ अ चार्ज इज प्लेस्ड, इफ़ अ चार्ज Q is placed at the center of is placed at the center of the cube, then find फर्स्ट में आप बोलेंगे कि फाई क्यूब मतलब ट्यूब से पास होने वाला फ्लक्स, और सेकेंड हमें बताना है फाई फेस, किसी एक फेस से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा, ये चीज़ हमें बताना है, ठीक है। तो चलिए आगे की चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले बनाते हैं अपन क्यूब। तो देखिए ये रहा क्यूब, अभी कहाँ, अभी तो पूरा बनेगा तब ना। तो ये पूरा क्यूब बन गया, ठीक है। ये रहा
ये रहा, ये रहा, ये हमारा क्यूब बन गया। अब ध्यान से आप चीज़ों को समझिए। बोला गया है कि सेंटर पे चार्ज रखा है, मतलब चार्ज कहाँ पे रखा है, सेंटर पे। इसके बाद हमसे ये पूछ रहा है कि किसी मतलब पूरे क्यूब से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे गॉस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे गॉसियन सरफेस है। क्यों है? क्योंकि ये चार्ज जो है वो क्यूब के सेंटर पे है, अंदर है, अंदर, ठीक है। तो हम यहाँ से ये बोलेंगे कि फाई नेट इज इक्वल्स टू फाई क्यूब हो जाएगा, ठीक है। पूरे क्यूब से जितना फ्लक्स पास होगा वही फाई नेट के बराबर होगा और ये हो जाएगा क्यू अपॉन एप्साइलन नॉट, क्यू अपॉन एप्साइलन नॉट, ये चीज़ हो जाएगा और यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। अगर हम सेकेंड की चर्चा करें तो सेकेंड को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो हम ये देख लें कि फाई नेट यानी फाई क्यूब, एक क्यूब में कितने फेस होते हैं। तो एक क्यूब में 6 फेस होते हैं। जैसे देखिए कैलकुलेट करिएगा, जैसे आप रूम के अंदर हैं, कमरे के अंदर, आप अपने क्लासरूम में हैं, तो ये फर्स्ट, सेकेंड, ऊपर थर्ड, नीचे फोर्थ, आगे फिफ्थ और पीछे सिक्स्थ, इस तरीके से फेस है। तो टोटल एक क्यूब के अंदर 6 फेस होते हैं। तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि फाई नेट का मतलब ये है कि फाई 6 फेस, ठीक है। मतलब कि फाई नेट यानी कि 6 फेस से पास होने वाला फ्लक्स, और ये किसके बराबर है, क्यू अपॉन एप्साइलन नॉट के बराबर है। तो हमसे पूछ रहा है कि एक फेस से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा, यानी 5 फेस कितना होगा। तो हम बोलेंगे क्यू अपॉन 6 टाइम एप्साइलन नॉट, ठीक है, क्यू अपॉन 6 टाइम एप्साइलन नॉट, और यही हो जाएगा किसी एक फेस से पास होने वाला फ्लक्स, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। तो इसको आप न हो तो ए डाल दीजिए। अब जो अब लिखने वाले हैं वो बी है, ठीक है। और बी में हम ये लिखेंगे कि चार्ज इज प्लेस्ड ऑन वन फेस, चार्ज इज प्लेस्ड ऑन वन फेस, मतलब अब जो चार्ज है वो एक फेस पे रख दे रहे हैं। फेस का मतलब चार्ज को हम यहाँ पे रख दे रहे हैं, ठीक है। चार्ज है क्यू, एक फेस पे रख रहे हैं, तो पूछ रहा है फ्लक्स कितना पास होगा इस पूरे क्यूब से। तो देखिए हमें इसके लिए गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगर बात करें जैसे कि इस फेस पे हमने एक चार्ज रख दिया है, ठीक है। अगर इस फेस पे रखा है तो ये बाहर है, ये ढका तो है नहीं, तो इसके लिए हमें फिर से एक गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। इसके इस साइड एक क्यूब था तो इस साइड भी एक क्यूब ही होगा, ठीक है। इस तरीके से होता है। तो हम फिर से यहाँ पे एक और क्यूब बनाते हैं गॉसियन सरफेस बनाने के लिए, ठीक है। ये रहा, फिर यहाँ से ये फिर यहाँ से ये रहा और ये हमारा तैयार हो गया क्यूब। अब देखिए खुद सोचिए, ये क्या चार्ज पूरी तरह से ढक नहीं गया, पूरी तरीके से ढक गया। हम ऐसा मान लेते हैं कि इससे पास होने वाला फ्लक्स x है, इससे भी पास होने वाला फ्लक्स x ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा हम क्या बोलेंगे कि जो फाई नेट होगा क्यू इन, और क्यू इन का मतलब इस पूरे के पूरे, मतलब इस क्यूब, दोनों क्यूब को मिला के ये अंदर है और अंदर चार्ज कितना है क्यू के बराबर, तो क्यू अपॉन एप्साइलन नॉट आ जाएगा। लेकिन फाई नेट कितना है, x प्लस एक्स के बराबर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x प्लस एक्स इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्साइलन नॉट। तो यहाँ पे आ जाएगा 2x इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्साइलन नॉट, तो x की वैल्यू आ जाएगी क्यू अपॉन 2 टाइम एप्साइलन नॉट। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये क्या समझ में आया है, ये समझ में आया है कि एक क्यूब से पास होने वाला फ्लक्स है, तो हम बोलेंगे कि ये क्या है, फाई क्यूब है, मतलब एक क्यूब से पास होने वाला फ्लक्स या इस क्यूब से पास होने वाला फ्लक्स। अब आगे देख लेते हैं यहीं पे कि ये जो फाई क्यूब आया है वो कितने फेस रख रहा है। तो देखिए फेस तो 6 होते हैं, लेकिन एक फेस के ऊपर जब चार्ज प्रेजेंट होता आता है तो उस फेस से कोई फ्लक्स पास नहीं होता है। मतलब कि रिमेनिंग फेस कितने बचे, 6 फेस बचे, 5 फेस बचे। तो इसका मतलब ये है कि जो फाई क्यूब है
वो 5 फेज से पास होने वाला फ्लक्स है। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, ये 5 फेज से पास होने वाला फ्लक्स ये है, ठीक है, ये चीज़ है। तो अगर हमसे पूछ दे कि एक फेज से पास होने वाला फ्लक्स बताइए, तो हम बोलेंगे कि 5 फेज इज इक्वल्स टू 5 नेट, ठीक है, यानी 5 नेट, सॉरी इसको रहने दिए, 5 फेज का मतलब कितने फेज, तो बोलेंगे 5 फेज, और 5 फेज किसके बराबर है, x के बराबर, ठीक है, या 5 क्यूब के बराबर, 5 क्यूब के बराबर है, ठीक है। तो अगर 5 फेज बोलें कि एक फेज से, तो हम बोलेंगे 5 क्यूब अपॉन 5, ये बोल देंगे। 5 क्यूब का मतलब कितना है, q अपॉन 2 टाइम एप्सिलॉन नॉट, तो q अपॉन 2 टाइम एप्सिलॉन नॉट अपॉन में 5 है, तो 5 को 5/1 लिख सकते हैं, बीच का बीच में मल्टीप्लाई, नीचे का ऊपर, तो ये आ जाएगा q अपॉन 2 5 10 एप्सिलॉन नॉट के बराबर, ठीक है, ये आ जाएगा। यानी कि अगर हम चार्ज को रख दें इसके एक फेस पे, तो एक किसी फेस पे, तो इस क्यूब के किसी दूसरे यानी किसी एक फेज से पास होने वाला फ्लक्स होगा q अपॉन 10 टाइम एप्सिलॉन नॉट के बराबर। कोई कन्फ्यूज़न नहीं, फट से कॉपी करिए, फिर इसके नेक्स्ट पोर्शन को देख लेते हैं कि क्या बोल रहा है, ठीक है। देखिए इसके बाद हम आपको समझा दे रहे हैं, आप खुद कर लेना, ठीक है। तो आप नेक्स्ट लिखिए, सी बना लीजिए और सी बना के लिखिए चार्ज इज प्लेस्ड ऑन वन साइड, इसका क्या मतलब है, ये सी है कि एक साइड पे हो तो फ्लक्स कितना होगा। अब समझिएगा ये आपका होमवर्क भी होने वाला है, ठीक है, बस हम आपको ये एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, आप घर पे खुद ट्राई करना, और जब आपसे आ जाए या फिर नहीं आए तो बताना। अगर आ जाता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं आता है तो आप डिस्कस करोगे, ठीक है। अब एक बोल रहा है कि एक साइड पे है, ठीक है, किसी एक साइड पे है, तो एक साइड का मतलब हम इस साइड को ले लेते हैं, ठीक है। अगर एक साइड की बात कर रहा है तो ध्यान से देखना, अगर इस साइड पे है तो इसे हमें पूरी तरीके से ढकना होगा। तो ढकने के लिए एक तो इधर से लगाना पड़ेगा, एक इस साइड से लगाना पड़ेगा, एक यहाँ से लगाना पड़ेगा, फिर एक इसके ऊपर रखना पड़ेगा, मतलब 3 और इमेजिनरी क्यूब बनेंगे, तब जाके ये पूरी तरह ढक पाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा 3 इमेजिनरी क्यूब अपन बना रहे हैं, ये तो हो गया एक, ठीक है। फिर इसी के ऊपर बनाएंगे, तो इसी के ऊपर जब अपन बनाएंगे तो देखिए यहाँ से ये कुछ इस तरीके से एक क्यूब ये बन गया, ठीक है। एक क्यूब और हमें बनाना है, तो यहाँ से देखिए ये गया, इसको यहाँ से हम ये मिला देते हैं, फिर ये मिला देंगे और ये बन गया, ठीक है। मतलब अब देखिए ये पूरी तरीके से ढक गया है, और ढकने में हमें कितने क्यूब और यूज़ करने पड़े, एडिशनल 3 क्यूब और यूज़ करने पड़े, तब जाके ये बना है। तो ये जो बोला जाता है, ये जो बना है, इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी सरफेस, ये बोला जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर हम किसी एक एज की बात करें तो ये कितने फेस से अटैच होता है, अब इसकी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम इसकी बात करें, इस डब्बे की बात करें, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अगर मान लीजिए इस एक एज पे है, एक किनारे पे है, जैसे इसको अपन इसी से समझ लें, समझिएगा ध्यान से। जैसे इसके अगर इस कॉर्नर पे हमने किसी चार्ज को रख दिया, तो एक फेस तो ये रहा, दूसरा फेस ये रहा, मतलब कितने फेस इसमें अटैच हो गए, कितने फेस के ये कांटेक्ट में आ गया, 2 फेस के, यानी कि 2 फेस से फ्लक्स कोई पास नहीं होगा, यानी कि 2 फेस से कोई भी फ्लक्स पास नहीं होगा, ठीक है।
मतलब इस क्यूब के कितने फेज से फ्लक्स पास होगा, तो 4 फेज से। अब यहाँ पे ऐसा मान लीजिए कि एक इससे पास होने वाला फ्लक्स x ये मान लेते हैं, इससे पास होने वाला फ्लक्स ये मान लेते हैं, इससे पास होने वाला फ्लक्स ये मान लेते हैं, और इससे पास होने वाला फ्लक्स भी x ये भी मान लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि फाई नेट जो होगा वो क्यू इन, और क्यू इन का मतलब ये चार्ज कितना है, Q अपॉन एप्साइलन नॉट के बराबर हो जाएगा। और फाई नेट का मतलब x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, यानी कि ये आ जाएगा x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्साइलन नॉट, यानी कि 4 टाइम x इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्साइलन नॉट, यानी x इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4 टाइम एप्साइलन नॉट, ये आ गया। ठीक है। अच्छा, इसको हम क्या बोलने वाले हैं कि अगर ये चार्ज 2 फेज के कांटेक्ट में है तो मतलब कितने फेज से केवल फ्लक्स पास हो रहा है, 4 फेज से। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि ये 4 फेज से पास होने वाला फ्लक्स है, पास होने वाला ये फ्लक्स है। तो हमसे अगर पूछ दे एक फेज से पास होने वाला फ्लक्स, तो हम बोलेंगे फ्लक्स फेज। ठीक है। कितने फेज से, 4 फेज से। कितना फ्लक्स पास हो रहा है, Q अपॉन 4 टाइम एप्साइलन नॉट। तो अगर हमसे पूछ रहा है कि एक फेज से कितना फ्लक्स पास होगा, तो हम बोलेंगे Q अपॉन 16 टाइम एप्साइलन नॉट के बराबर। ठीक है। इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस ये आपको इमेजिन करना आना चाहिए। अगर इमेजिन कर लेते हैं मतलब आपसे क्वेश्चन हो गया। ठीक है। चलिए अब हम इसको इरेज करते हैं और इसके बाद हम रखते हैं एक कॉर्नर पे। ठीक है। और कॉर्नर पे रखेंगे, फिर देखेंगे कि हमें कितने इमेजिनरी क्यूब फिर से बनाने पड़ेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट आपकी हेडिंग है कि चार्ज इज प्लेस्ड ऑन वन कॉर्नर, किसी एक कॉर्नर पे चार्ज को हमने रख दिया है। ठीक है। अब थोड़ा सा आप अपना लेवल बढ़ाइएगा और देखिएगा कि आप इस चीज़ को महसूस कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। अगर आपने महसूस कर लिया मतलब इससे बेहतर कुछ भी नहीं। ठीक है। देखिए, अगर हम एक कॉर्नर पे रख रहे हैं तो कॉर्नर पे रखने का मतलब कितने फेस टच में आ गए, 3। एक तो ये फेस टच में आया, एक जो इसके इस साइड यानी कि ये टच में आया, और ये भी टच में आया। मतलब कितने फेस से केवल फ्लक्स पास होगा, 3 फेस से। कितने फेस से, 3 फेस से। लेकिन बात है कि इसको ढकने में कितने क्यूब और यूज होंगे। तो देखिए, एक तो इसके इस साइड बनाएंगे, 2 एक हो गया, एक उसके जो बनाया आपने एक उसके ऊपर बनाएंगे, फिर एक इसके ऊपर बनाएंगे। तो देखिए 1 2 3 और ये 4, उसी तरीके से 4 ऊपर और बनेगा, तब ये जाके पूरी तरीके से ढकेगा। ठीक है। मतलब टोटल कितने बन गए, 8। तो हम यहाँ पे जो फाई नेट लिखने वाले हैं इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्साइलन नॉट, ये क्यू है। तो यहाँ से हम बोल देंगे कि 8 क्यूब हमें बनाने पड़े, तो 8x यानी कि 7 और बनाने पड़े, और एक ये 8 हो गया। तो 8x यानी कि 8x इज इक्वल्स टू ये फाई नेट हो जाएगा, इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्साइलन नॉट। तो अगर एक क्यूब से बात करें तो Q अपॉन 8 टाइम एप्साइलन नॉट ये आ जाएगा। ठीक है। मतलब किसी एक क्यूब से पास होने वाला फ्लक्स है Q अपॉन 8 टाइम एप्साइलन नॉट। लेकिन बात कर रहा है कि एक फेस से कितना फ्लक्स पास होगा। तो देखिए, हम यहाँ से ये बोलेंगे ये 3 फेस से पास होने वाला फ्लक्स है, 3 फेस से पास होने वाला 3 फेज से पास होने वाला फ्लक्स है। ठीक है। तो यानी कि हम लिख देंगे 3 टाइम 5 फेज इज इक्वल्स टू Q अपॉन 8 टाइम एप्साइलन नॉट। ठीक है। तो 5 फेज कितना आ जाएगा, तो 5 फेज आ जाएगा Q अपॉन 8 3 जा 24 एप्साइलन नॉट। मतलब ये आएगा किसी एक फेज से पास होने वाला फ्लक्स। ठीक है। चलिए, तो ये थी आज की यहाँ तक की चर्चा। इसके बाद एक होमवर्क हम आपको दे देते हैं। आप बताएंगे कि फाई नेट किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है। ये आपको बताना है और देखते हैं कि आप इसको कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। अगर कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है।
बोल रहा है कि एक क्यूब है, ये एक क्यूब दे रखा है। बोल रहा है कि इसमें क्या हुआ कि ये आपका A B C D E F और ये G और H इस तरीके से है, ठीक है। यहाँ पे एक चार्ज दे रखा है इस कॉर्नर पे Q4, ठीक। यहाँ पे दे रखा है Q3, सेंटर पे दे रखा है Q1, इस फेस पे दे रखा है Q2। अब हमसे पूछ रहा है कि बताइए नेट फ्लक्स कितना होगा, फाई नेट, इन सभी के कारण नेट फ्लक्स कितना मिलेगा ये हमें बताना है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, आप अच्छे तरीके से इसको खुद से सोचिएगा। अगर आप सोच ले गए, कर ले गए, मतलब आपको इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आएगा आराम से हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद एक नोट आपको लिखना है, ये नोट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लिखिए नोट बना के कि द चार्ज प्रेजेंट आउटसाइड द क्लोज सरफेस, द चार्ज प्रेजेंट आउटसाइड द क्लोज सरफेस, आउटसाइड द क्लोज सरफेस may also affect the flux from any part of that surface। क्या बोला है, may also affect the flux from any part of that surface, ठीक है। उसके नीचे ब्रैकेट में लिखिए बट नेट फ्लक्स रिमेन अनइफेक्टिव, बट नेट फ्लक्स रिमेन अनइफेक्टिव। इसको एक बात समझिए कि क्या चीज़ बोल रहा है। पढ़ने के बाद तो समझे में नहीं आया कि क्या लिख दिया गया है, लेकिन हाँ जब इसको देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि वो स्टेटमेंट क्या बोला गया है। और वो स्टेटमेंट ऐसा वैसा नहीं है, तुच्चा नहीं है, बहुत खतरनाक है, मतलब इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है। बस इसे आप देखिए, जैसे ये बोल रहा है कि यहाँ पे चार्ज कोई Q है, एक बाहर भी कोई चार्ज है Q, ठीक है। अब समझिएगा होगा क्या, यहाँ से ये डिस्टेंस दे रखी है a/2, यहाँ से ये डिस्टेंस दे रखी है a/2, मतलब दो सिमिलर टाइप के चार्ज हैं a/2 डिस्टेंस पर। तो अगर मान लीजिए इस फेस से अगर बोलें, इस फेस से कि फ्लक्स पास हो रहा है, कुछ फ्लक्स पास हो रहा है, तो क्या ये पास होने देगा, ये पास होने नहीं देगा। मतलब जैसे ये लाइन्स आएंगी तो इधर से भी तो लाइन्स आएंगी, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये आने नहीं देगा, ये इसको रिपेल करेगा। रिपेल कैसे करेगा, जैसे इस वाले फेस को हम यहाँ बना लेते हैं। देखिए ये जैसे हम यहाँ पे ये बना लिए। अब यहाँ पे देखिए एक चार्ज यहाँ प्रेजेंट था, दूसरा चार्ज यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ से लाइंस निकलना चाहती हैं, यहाँ से भी लाइंस निकलना चाहती हैं, लेकिन इस फेस से पास नहीं हो रही हैं। क्यों? क्योंकि ये इसको रिपेल कर दे रही हैं, इस तरीके से रिपेल कर दे रही हैं, ये भी इस तरीके से इसको भी रिपेल कर दे रहा है। मतलब ये हुआ कि ये लाइंस इस फेस से पास नहीं हो पा रही हैं, ठीक है। लेकिन ये दूसरी तरफ मुड़ी और मुड़ने के बाद किसी दूसरे फेस से होके गुजर जाती हैं, लेकिन कभी भी इसके फ्लक्स के ऊपर यानी कि नेट फ्लक्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इस फेस के ऊपर इफेक्ट पड़ा, लेकिन नेट फ्लक्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। बात समझ गए? ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं तो आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि बताइए एक चार्ज इतनी डिस्टेंस पर है ये और इतनी डिस्टेंस पर ये है, बताइए इस फेस से फ्लक्स पास होगा कि नहीं होगा, आपसे ये पूछता है। आप बोलेंगे सबसे तो पास होगा और उसके नेट फ्लक्स के ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन इस फेस से कोई फ्लक्स पास नहीं होगा। आप समझ गए बात को? तो ध्यान दीजिएगा, आज का लेक्चर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। थोड़ा सा देखिए, इसमें हमें कुछ डेरिवेशंस भी पढ़ने हैं, तो ये पोर्शन वैसे ही इम्पोर्टेंट है, बट आप कंटिन्यू अगर पढ़ते चले गए तो आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। लेकिन आपको रेगुलरली पढ़ना होगा। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, इसके आगे का पोर्शन कंप्लीट करेंगे। तो आज की सभा हम यहीं समाप्त करते हैं, और आप लोग डेली बाय डेली जो भी लेक्चर्स जाते हैं
उन लेक्चर्स को अच्छे से देखते रहिए, ठीक है। मतलब आज का काम पीछे मत मतलब कल पे मत छोड़िए, क्योंकि बर्डन ज़्यादा हो जाएगा, और बर्डन ज़्यादा होगा मतलब प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।